गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए राजशाही और खुलना में भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। आईवीएसी की वेबसाइट पर एक नोटिस में इस बारे में जानकारी दी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि आईवीएसी राजशाही और खुलना आज 18 दिसंबर 2025 को बंद रहेंगे। जिन आवेदकों ने आज सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किए हैं उन्हें बाद की तारीख में स्लॉट दिया जाएगा। लगातार दूसरा दिन है जब बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय वीज़ा सेंटर को बंद कर दिया गया है। इसके पहले बुधवार को भारत के खिलाफ नफरत और भड़काऊ भाषणों के बीच ढाका में भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को दोपहर 2 बजे बंद कर दिया गया था। इस बारे में आईबीएसी ने बयान जारी किया है और आवेदकों को आवेदन जमा करने के लिए बाद की तारीख में स्लॉट दिए जाने की जानकारी दी थी। मोहम्मद यूनुस के शासन में भारतीय मिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है। एक दिन पहले बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को मिली धमकियों और भारत विरोधी भड़काऊ बयानों पर औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि ढाका के राजदूत को कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर खास तौर पर ध्यान दिलाने के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों के बनाए जा रहे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है, न इन घटनाओं के बारे में भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किया है। भारत के बांग्लादेश में 16 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं। सभी भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र एक साल में लगभग 22 लाख वीज़ा आवेदन को प्रोसेस करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बांग्लादेश में वीज़ा आवेदन स्वीकार करने वाली एकमात्र अधिकृत एजेंसी है। ये बात करें रूस की। रूस ने कहा है कि S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट ने कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया ने बताया कि S-500 की तैनाती का ऐलान रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने किया है। इस तैनाती से रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। S-500 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों से एक है। रूस ने इसे भारत को भी बेचने का ऑफर दिया है, हालांकि भारत की तरफ से इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। रूसी रक्षा मंत्री बेलासेव ने कहा कि अद्वितीय S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट, जो अंतरिक्ष के करीब के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है, न कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है। उन्होंने और ज़्यादा जानकारी नहीं दी। यह भी साफ नहीं है कि रेजिमेंट को कोई कॉम्बैट अनुभव है या नहीं। रूस ने सबसे पहले दिसंबर 2024 में S-500 सिस्टम से लैस एक नई यूनिट के गठन की घोषणा की थी। 500 एक लंबे समय से चल रहा रूसी प्रोजेक्ट है जिसका विकास 2002 में शुरू हुआ था। इस सिस्टम को औपचारिक रूप से 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम उड़ान के अंतिम चरण में मध्यम दूरी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद हवाई कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस मिसाइल ले जाने वाले विमानों और कम ऑर्बिट वाले उपग्रहों को भी निशाना बनाना तय है। रूस ने S-500 सिस्टम और इसकी 77N6-N और 77N6-N1 मिसाइलों को A-135 अमूर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी किया है। इसका उपयोग मॉस्को के बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। सिस्टम के सटीक स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों ने कहा है कि 77N6-N इंटरसेप्टर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई और रेंज पर बैलिस्टिक लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ये बात करें मोदी जी की ओमान यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। राजधानी मस्कट में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी अभी ओमान के दौरे पर है, जो उनके 3 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव है। वे आज ही ओमान से वापस स्वदेश लौटेंगे। वे 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर गए थे। इथियोपिया ने भी पीएम मोदी को किया सम्मानित। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया ने भी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया था। यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने उन्हें दिया था। बता दें कि पीएम मोदी सम्मान को पाने वाले दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं। मोदी को संयुक्त राष्ट्र ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव का परिचायक है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत किया है। उनकी विदेश यात्राएं नए व्यापारिक अवसर, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को माध्यम बनी हैं। ये बात करें तिब्बत की। तिब्बत के कर्तव्य तिब्बती स्वायत्त प्रांत के सेंसुलर काउंटी स्थित काशी गांव में अवैध सोना खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद चीनी अधिकारियों ने करीब
80 तिब्बतियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 7 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यह जानकारी तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट टीपीआई के उप निदेशक एवं पर्यावरण शोधकर्ता टेम्पा ग्लासेन जामला ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। ये कार्रवाई 6 नवंबर की शाम उस समय शुरू हुई जब स्थानीय लोगों ने सिरखोक गोल्ड वैली इलाके में अवैध सोना खनन पकड़े जाने के बाद खननकर्ताओं का विरोध किया और प्रशासन को सूचना दी। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद चीनी सुरक्षा बलों ने घर घर जाकर सुनियोजित गिरफ्तारियां शुरू की। हिरासत में लिए गए लोगों को पूछताछ के लिए सेडसुलर काउंटी ले जाया गया। पूरे इलाके में संचार सेवाएं बंद, आवाजाही पर पाबंदी और भारी सुरक्षा तैनात की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने बैठक कर चेतावनी दी कि इस घटना की जानकारी ऊपर या भारी दुनिया तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा इसे गंभीर आपराधिक अपराध माना जाएगा। सुरक्षा बलों ने मोबाइल फ़ोन जब्त किए, घरों की तलाशी ली और मामूली असहमति पर भी लोगों को हिरासत में ले लिया। जामला के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि उन्हें नींद से वंचित रखा गया, शौचालय तक जाने की अनुमति नहीं दी गई और दिन में केवल एक बार ठंडा सत्तू पानी में मिलाकर दिया गया। कई लोगों की पसलियाँ टूटने, किडनी संबंधी बीमारियां और गंभीर मानसिक आघात की शिकायतें सामने आई हैं। घटना के बाद इलाके में निगरानी और कड़ी कर दी गई है। कई घरों में कैमरे और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। कुछ बुजुर्गों को भी हिरासत में लेकर उनके फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले गए। अब बाद में तथाकथित री एजुकेशन सत्रों के लिए दोबारा बुलाया गया। ये मामला एक बार फिर तिब्बत में खनिज दोहन और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चीन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आइए बात करें गाज़ा को लेकर अमेरिका की नई शांति योजना के बारे में। गाज़ा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शांति योजना ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप के 20 सूत्री गाज़ा पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत गाज़ा में कई देशों की सेनाओं की तैनाती की बात कही गई है ताकि वहां शांति बहाल की जा सके और पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सके। इस योजना में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए गाज़ा में सेना भेजना एक बेहद संवेदनशील फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के भीतर भारी विरोध और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात करने के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव डाल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आसिम मुनीर आने वाले हफ्तों में वाशिंगटन जाएंगे। यह पिछले 6 महीनों में ट्रंप और मुनीर की तीसरी मुलाकात होगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का मुख्य एजेंडा गाज़ा में पाकिस्तानी सेना की संभावित तैनाती होगी। ट्रंप की योजना के मुताबिक गाज़ा में मुस्लिम देशों की एक संयुक्त सेना तैनात की जाएगी। यह सेना सुरक्षा व्यवस्था, पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की निगरानी करेगी। उद्देश्य है कि फिलिस्तीन के इस युद्धग्रस्त इलाके में स्थायी शांति लाई जा सके। हालांकि इस योजना में सीधे तौर पर हमास को निरस्त करने की जिम्मेदारी शामिल नहीं है। कई देश गाज़ा में अपनी सेना भेजने से इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वहाँ हालात बेहद अस्थिर हैं। किसी भी समय सैनिक सीधे युद्ध में फंस सकते हैं और स्थानीय गुटों आतंकी संगठनों से टकराव का खतरा है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान इस दिशा में कदम उठा सकता है। जून 2025 में जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर का न्योता मिला था। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख की औपचारिक मेजबानी की। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके बाद से अमेरिका और पाकिस्तान के सैन्य संबंध और गहरे हुए हैं। वाशिंगटन स्थित दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन का कहना है, अगर पाकिस्तान गाज़ा में सेना तैनात करने से इनकार करता है तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं। पाकिस्तान इस समय अमेरिकी निवेश और सुरक्षा सहयोग के लिए अमेरिका की कृपा चाहता है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। पहले से ही अफगानिस्तान सीमा पर तनाव और आतंकी गतिविधियों से जूझ रहा है। रक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के कारण मुनीर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने का दबाव है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पिछले महीने कहा था कि पाकिस्तान शांति मिशन के तहत सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन हमास को हथियार छोड़ने पर मजबूर करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे बड़ी चिंता घरेलू मोर्चे पर है। पाकिस्तान की इस्लामी पार्टियां अमेरिका और इसराइल के सख्त खिलाफ है। अगर गाज़ा में पाकिस्तानी सेना भेजी गई तो देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सरकार और सेना के खिलाफ आक्रोश भड़क सकता है। इसी को देखते हुए आसिम मुनीर हाल के हफ्तों में इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, कतर जैसे देशों के नेताओं और सैन्य अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.